सीता कहती है, क्या हुआ जी, आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? आप तो शाम को आने वाले थे ना? मदन कहता है, अरे क्या बताऊं सीता, सेठ जी ने मुझे काम पर रखा था कल, पर आज कोई और आदमी काम कर रहा था मेरी जगह पर। मदन कहता है, मैंने उनको बोला कि मुझे काम पर रखकर आप किसी और को फिर से कैसे काम दे सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि वह आदमी उनकी पहचान का है, तो इसलिए उसको काम पर रख लिया। सीता कहती है, सेठ जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि हम गरीब हैं और वह अमीर हैं। मदन कहता है, हाँ ये बात तो है, पर ऐसे खाली भी तो नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा परिवार भूख से मर जाएगा। सीता कहती है, हाँ कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर मदन लंबी सांस लेता है और घर से बाहर निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद मदन देखता है कि एक आदमी पेड़ के नीचे दुखी होकर बैठा है। थोड़ा पास जाकर देखता है कि वह आदमी उसका दोस्त रामलाल है। मदन कहता है, अरे रामलाल, तू ऐसे क्यों बैठा है यहाँ? रामलाल कहता है, क्या बताऊं भाई, इस जिंदगी से ही मन भर गया है। मदन कहता है, क्यों रे, ऐसा क्यों बोल रहा है तू? क्या हुआ? रामलाल कहता है, वही हुआ जो तेरे साथ भी हुआ। रामलाल कहता है, मुझे भी सेठ ने काम से निकाल दिया। मदन कहता है, तुझे भी? पर क्यों? रामलाल कहता है, कह रहे थे कि तेरी कोई जरूरत नहीं है, अब तेरी जगह किसी और को रख लिया है। मदन कहता है, हाँ तेरी जगह किसी अपने को ही रख लिया होगा काम पर, मेरे साथ भी तो ऐसा ही किया था। रामलाल कहता है, साले बड़े लोग अपनी मनमर्जियां करते रहते हैं, हम गरीबों की हालत नहीं समझते हैं। मदन कहता है, तो अब क्या करेगा? रामलाल कहता है, कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि जंगल से लकड़ियां काट लाऊं, 2 पैसे मिलेंगे, उसी से ही गुजारा हो जाएगा। मदन कहता है, तो फिर मेरे साथ चल, मैं भी लकड़ियां काटने जा रहा हूँ। 2 आदमी रहेंगे तो थोड़ा हौसला बना रहेगा। मदन और रामलाल दोनों जंगल की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में दोनों ने एक दूसरे से सुख दुख की बातें की। रामलाल कहता है, मदन तेरा बेटा राजू कैसा है? मदन कहता है, वैसे तो ठीक ही है, पर पेट खाली हो तो थोड़ा बुझा बुझा सा रहता है। रामलाल कहता है, मेरे छोटे चिंकू ने भी कुछ नहीं खाया है, कल से पूछ रहा था पापा रोटी कब मिलेगी। मदन कहता है, बच्चों की हालत के आगे हम गरीब बेबस हो जाते हैं। रामलाल कहता है, हाँ भाई सही कह रहा है, खुद की हालत जैसी भी हो, पर बच्चों की हालत देखी नहीं जाती। इसी सुनसान जंगल के रास्ते पर दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। दोनों एक आशा की किरण लेकर आगे बढ़ ही रहे थे कि एक साधु बाबा पेड़ के नीचे एक पत्थर पर बैठे दिखे। उनकी आंखों में एक अलग सी रहस्यमयी चमक थी। उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और कहा, साधु बाबा कहते हैं, रुको बेटा, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो इस सुनसान जंगल में? मदन कहता है, बाबा हम तो लकड़ियां काटने जा रहे थे। साधु बाबा कहते हैं, तुम दोनों बहुत दुखी लग रहे हो, पर यहाँ जंगल में घूमना अच्छा नहीं है। यह जंगल बहुत रहस्यमयी चीजों से भरा हुआ है। रामलाल कहता है, पर बाबा भूख के आगे कोई डर नहीं। बच्चों का भूख से रोना देखकर हमारा दिल भी पत्थर हो जाता है। मदन कहता है, हाँ बस इतना पता है कि इस जंगल में बहुत जंगली जानवर हैं। यहाँ आना खतरों से खाली नहीं है, पर ऐसा कोई रहस्य जंगल में है, ये तो हमें नहीं पता है। साधु बाबा कहते हैं, हाँ इस जंगल में जानवरों का खतरा तो है, पर और एक चीज भी है जो कि इस जंगल का रहस्य है। रामलाल कहता है, क्या बोल रहे हैं साधु बाबा? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है आपकी बातें, और ये किस रहस्य की बात कर रहे हैं आप? साधु बाबा कहते हैं, बताता हूँ बेटा, सब्र रखो। इस जंगल में बहुत सालों से खजाना छुपा है। मदन कहता है, खजाना? कैसा खजाना बाबा?
कहाँ है वो खजाना? साधु बाबा कहते हैं, रुको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात याद रखना, बिल्कुल लालच मत करना, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। रामलाल कहता है, हाँ बाबा, हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। साधु बाबा कहते हैं, ठीक है, तुम लोग सीधा सीधा चलते जाना और सीधी राह पर ही तुम्हें एक आम का पेड़ मिलेगा। उसी आम के पेड़ की बगल में एक कुआं होगा और कुएं के सामने ही तुम्हें खुदाई करनी है। उधर एक मटका मिलेगा और मटके के अंदर सोना, जेवर, हीरे सब कुछ भरा होगा। उसको लेकर तुम दोनों आपस में बांट लेना। मदन कहता है, पर ये कोई धोखा तो नहीं है ना बाबा? क्योंकि अगर उधर खजाना होता तो किसी को अब तक मिल गया होता। साधु बाबा कहते हैं, नहीं बेटा, कोई धोखा नहीं है, क्योंकि जंगल के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। साधु बाबा कहते हैं, मैंने तुम लोगों को इसलिए बताया क्योंकि तुम लोगों का दुख सुनकर मुझे लगा कि तुम लोगों को खजाने की जरूरत है। पर ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए, लालच मत करना। मदन कहता है, ठीक है बाबा, धन्यवाद। आपने जैसा बोला हम लोग वैसे ही करेंगे। आपका आशीर्वाद रहेगा तो हमारा दुख जरूर दूर हो जाएगा। फिर मदन और रामलाल जैसे बाबा ने बोला था सीधे सीधे चलने लगे जब तक आम का पेड़ न दिख जाए। दोनों के मन में बड़ी उत्सुकता थी और वह उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। रामलाल कहता है, मदन, तुझे डर तो नहीं लग रहा है ना? मदन कहता है, अरे नहीं भाई, गरीबी और भूख के डर के सामने ये डर कुछ भी नहीं है, और हमारे पास कुछ और रास्ता बचा भी नहीं है। रामलाल कहता है, अरे हाँ भाई, सही कह रहा है तू। और वैसे भी साधु बाबा को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई साधारण बाबा नहीं है। मदन कहता है, मुझे पक्का यकीन है कि उनकी बातों में सच्चाई होगी। वो दोनों चलते गए और वो इतने अंदर तक आ गए जंगल के कि उधर सिर्फ पक्षियों की आवाज के सिवा और किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फिर कुछ समय बाद दोनों को आम का पेड़ दिखता है। रामलाल कहता है, मदन भाई, ये तो वही आम का पेड़ है ना? मदन कहता है, हाँ रामलाल, ये तो वही पेड़ है जो साधु बाबा ने बोला था, और देखो सामने कुआं भी है। रामलाल कहता है, चलो फिर खुदाई शुरू करते हैं और देखते हैं खजाना है भी कि नहीं। फिर मदन मिट्टी की खुदाई करने लगता है और रामलाल मिट्टी हटाता है। कुएं के पास मिट्टी गीली थी, इसलिए दोनों के लिए काम आसान हो गया था। जब मदन मिट्टी खोद रहा था, उसकी कुल्हाड़ी एक चीज से टकराती है। फिर वो मिट्टी हटाते हैं तो उनको वही मटका मिलता है जो साधु बाबा ने बोला था। मटके के अंदर सोने और हीरों के जेवर देखकर रामलाल की आंखें चमक उठती हैं। रामलाल मटकी को अपने हाथ में लेता है और वो दोनों घर लौटते हैं। लौटते समय दोनों बहुत खुश थे और अपने अपने सपने सजा रहे थे। रामलाल कहता है, इन पैसों से मैं सबसे पहले एक छोटा सा कारोबार खोलूंगा और एक सुंदर सा घर बनाऊंगा। मदन कहता है, और अपने राजू को अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलाऊंगा ताकि उसको मेरे जैसी गरीबी का सामना न करना पड़े। रामलाल कहता है, इतने सारे सोने और हीरे मिल गए हैं, अब तो गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। पूरी उम्र में बैठकर खा सकता हूँ और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मदन कहता है, रामलाल सुनो, घर जाकर हम इस मटकी के अंदर जो सोने और हीरे हैं उनको आपस में बांट लेंगे। मदन की मुंह से आधा आधा हिस्सा बांटने की बात सुनकर रामलाल का लालच जाग जाता है। रामलाल सोचता है, मदन भाई के साथ आधा हिस्सा बांटना मतलब मेरे सपनों का भी आधा हिस्सा करना हो जाएगा। भला मैं क्यों इनके साथ बांटूं? मटके के अंदर सोने और हीरे के बारे में सोच सोच के रामलाल का लालच बढ़ता जाता है। वो लोग चलते चलते एक नदी के रास्ते से गुजर रहे थे। तब रामलाल को एक ख्याल आता है और वो मदन को नदी में धक्का दे देता है। मदन कहता है, अरे रामलाल, मुझे बचा, मैं नदी में गिर गया।
रामलाल कहता है, अरे मदन भाई, तुम नदी में गिरे नहीं हो। मैंने तुम्हें जानबूझकर धक्का दिया है ताकि मटकी के अंदर जो कीमती चीजें हैं वह सब मेरे हो पाए। मदन कहता है, अरे रामलाल, मुझे बचा ले, मुझे तैरना भी नहीं आता है। उधर मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। रामलाल कहता है, अरे नहीं भाई नहीं, आपको बचाने की गलती मैं नहीं कर सकता। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए पार्ट 3।